ये बताइए, जब आपका इनिशियल फेज स्ट्रगल का चल रहा था, क्या कभी लगा यार कहाँ यार शायद गलत डिसीजन ले लिया है? क्योंकि जहाज़ पे आप एक अच्छी सैलरी, आपने 8-10 साल करके आप बने थे उस चीज़ पे, और फिर आपने बोला कि अब यार वापस जीरो से शुरू कर रहा हूँ, तो कभी लगा नहीं यार कि मे बी यार आई हैव टेकन द रॉन्ग स्टेप, स्पेशली ड्यूरिंग दोस? नहीं, वो उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, क्योंकि उस चीज़ में आपको, जब आप अपने पैशन के लिए कोई चीज़ कर रहे हो तो आप वो सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हो। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेरे साथ हैं आज सी गियर मरीन सर्विसेज के डायरेक्टर रविंद्र यादव जी। रविंद्र यादव जी, वेलकम टू माय शो। और जो लोग नहीं जानते हैं, ये सिर्फ डायरेक्टर नहीं है सी गियर मरीन सर्विसेज के, बट ही इज़ एक्स चीफ इंजीनियर। एक्स भी नहीं बोलूँगा, एक्टिव सेलर हैं, अभी भी रिसेंटली सेल करके आए हैं। उसके अलावा ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं, देहरादून के रहने वाले हैं, केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हुए हैं, और हम लोगों ने साथ साथ बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करी है, और साथ साथ अपना ये सफ़र एंटरप्रेन्योर जर्नी का भी स्टार्ट किया है। तो जर्नी बहुत स्ट्रगलिंग रही है, उस बारे में बात करेंगे। बट ये वीडियो उससे ज़्यादा इस बारे में कि मर्चेंट नेवी की क्या क्या खासियत है। देखो, एक तो मैं आपसे धीरे धीरे वीडियोज़ में आएंगे वो लोग आएंगे जो कि जॉब्स कर रहे हैं मर्चेंट नेवी शिपिंग में ही। कोई फ्लीट सुपरिटेंडेंट है, तो कोई इंटरनल ऑडिटर है, तो कोई शिपिंग में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में है, यही नहीं। बट मर्चेंट नेवी में बहुत सारे लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। कुछ लोग शिप ओनर्स बन के बैठे हैं, कुछ लोगों ने अपनी कंपनी खड़ी कर दी है, और कुछ लोग डायरेक्टर बन के बैठे सी गियर मरीन सर्विसेज जैसी कंपनी के। अब ये कैसा बिजनेस है, ये कैसा मॉडल है, इसमें क्या होता है, और रविंद्र यादव जी ने क्यों ये डिसीजन लिया, आइए इस बारे में इनसे जानते हैं। हेलो रविंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपकी तरफ से हो जाए। मेरा नाम रविंद्र यादव है, एंड 15 साल तक मैंने सेलिंग करी है, एंड आई हैव ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम माय जॉब नाउ, बिकॉज नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ओन जॉब. सो माय कॉन्सेप्ट वाज क्लियर दैट BYOB. I don't want to be working under some guy, so that's why I become my own boss. अच्छा, become your own boss. Yeah, BYOB means become your own boss. Be your own boss. Okay. So फिर जब ये दिमाग में आया मेरे कॉन्सेप्ट, तो मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए. हाँ. तो उस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी वर्कआउट किया कि क्या चीज़ें हैं. फिर अभी मेरे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये हुआ कि यार why not to utilize your knowledge and education. साल आपने जो किया है, एक्सपीरियंस जो आपने इतने साल पढ़ाई करी है, आपको जिस चीज़ का एक्सपोजर मिला है, एंड उससे भी बड़ा जो चीज़ थी जो मेरे को मोटिवेट किया जिसने मेरे को, कि वो था कि यार यू डू व्हाट यू आर एट बेस्ट. आपको वही चीज़ करनी चाहिए जिसमें आप सबसे अच्छे हो, या फिर जो आपका पैशन है. तो फिर धीरे धीरे करके हमने चीज़ें, ऑप्शंस देखे, चीज़ें ढूंढी कि किस चीज़ के लिए क्या क्या चाहिए, क्या है, कैसा है. तो फिर फाइनली मेरा एक मतलब जो शौक है वो मेरे को एक डेवलप हुआ कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे बहुत शौक था. ओके. लेकिन मैं मतलब मरीन इंजीनियरिंग में चला गया तो मैकेनिकल कम इलेक्ट्रिकल है, तो मैंने मैकेनिकल को बैकफुट पे रख दिया और इलेक्ट्रिकल को मैं आगे लेके आया. तो शिप पे भी जब मैं था तो मैं इलेक्ट्रिकल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेता था. मेरे को जो मेरे साथ कलीग्स थे वो बहुत अच्छे मिले, उन्होंने मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सपोर्ट किया, चीज़ें कैसे काम करती हैं उनको कैसे करता है. फिर YouTube जैसे आप बना रहे हो वीडियो, वैसे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, उसमें चीज़ें कैसे आप रिजॉल्व करते हो, कैसे होती है. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने YouTube से भी सीखी इलेक्ट्रॉनिक्स की. तो मेन पर्पज़ ये था कि आपको पहले वो चीज़ आनी चाहिए जो आप बेचने जा रहे हो बेसिकली, सो यू विल बी कॉन्फिडेंट. तो ये काम शुरू करने से 2 से 3 साल पहले मेरा फाउंडेशन डालनी चालू कर दी थी कि आई हैव टू डू समथिंग विच इज़ माई पैशन. विच इज़ योर पैशन? यस. तो फाउंडेशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी, लेकिन बीच में कहते हैं कि ना हर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसमें एक थोड़े से कुछ डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट्स आ जाते हैं. उनमें सबसे बड़ा होता है आपकी फैमिली. हाँ. जो आपको कहती है हमेशा कि अरे यार क्या है, इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो. मेरे पापा अभी तक कहते हैं. तो फिर हमने कहा नहीं, अगर नौकरी ही करनी है तो ज़िंदगी भर नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फैमिली को भी टाइम देना है, सारी चीज़ें हैं. तो जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ था तो फिर हमने कहा कि यार चलो हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री में कूदते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो फिर हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब चैनल से बहुत सारी चीज़ें सीखी. तो उससे बेस्ट बेनिफिट क्या मिला कि हम लोगों ने जब क्लाइंट्स को अप्रोच किया तो दे वर शॉक्ड कि यार ये एक मरीन चीफ इंजीनियर है, एंड हाउ डज ही नो ऑल दिस थिंग्स, जो कि आज की डेट में कोई भी एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसको भी मालूम नहीं है. ओके.
तो उससे हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। फिर हमने कहा कि यार हमको स्टाफ भी ऐसा ही हायर करना है कि जिसका मरीन का बैकग्राउंड हो, हमारी ही फील्ड में एक्सपर्टीज़ हो। तो आप सबको मालूम होगा कि शिप पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, तो हम लोगों ने ETOs को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। हमारे साथ कुछ एक टीम जुड़ी 4-5 ETOs की, जो हमारे लिए उनको भी एक ऑप्शन मिल गया कि यार जब वो लोग घर पे बैठे हैं तो उनको एक ऑप्शन मिल गया कि हम लोग इनके साथ करके एक अपनी एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। ग्रेट। क्योंकि कंपनीज में क्या हुआ कि धीरे धीरे वेटिंग पीरियड बढ़ता जा रहा है, आपको भी मालूम है। तो अभी हमारे साथ 3 से 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की टीम है, जो हम लोग प्रोजेक्ट्स जैसे लेते हैं, ड्राई डॉकिंग का प्रोजेक्ट है, सर्विसिंग का प्रोजेक्ट है। तो अगर वो लोग घर पे रहते हैं तो हम लोग उनको कॉन्टैक्ट करते हैं डायरेक्टली कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे करके एक प्रोजेक्ट आया है एंड वेदर यू आर विलिंग टू डू इट और नॉट। इफ दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, वी स्ट्रेट अवे जंप टू द प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट डूइंग अवर वर्क। तो ऐसे करके ये मतलब मरीन बैकग्राउंड का ही बंदा है तो उसको मालूम है कि शिप पे पोर्ट कौन सा, स्टारबोर्ड कौन सा, वो बताने की जरूरत नहीं है। अग्रीड। तो अभी जब ये सारी चीज़ें वर्कआउट हुई तो हमने कहा कि चलो अभी बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बारी। तो अभी क्योंकि हमने 10-15 साल ऑलरेडी सेल किया हुआ था तो फाइनेंशियल्स की हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वी स्टार्टेड कि चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, एंड स्टाफ हायर किया, सारी चीज़ें की। तो ऑल द थिंग्स वेंट स्मूथली टिल February 22 February 20 के बाद हम लोग होली पे घर गए एंड हम लोगों ने न्यूज़ भी नहीं देखी थी। देहरादून ही गए थे हम लोग होली पे, न्यूज़ नहीं देखी, कुछ नहीं देखी। हम लोग सीधा स्ट्रेट अवे एयरपोर्ट पे आए तो देखा सब लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। तो हमने कहा अरे मास्क क्यों पहन के घूम रहे हैं? तो हम लोगों को भी एयर हॉस्टेस जो थी उन्होंने बोला कि सर मास्क पहनना कंपलसरी है। उस टाइम मास्क पहनना एयरलाइंस में हो गया था कंपलसरी। जैसे हम बॉम्बे लैंड किए तो मालूम पड़ा कि एक बीमारी है कोविड। तो जब मेरा बिजनेस मतलब जस्ट पिकअप करने वाला ही था तो 6 महीने के बाद कोविड आ गया। तो वो एक बहुत ही टफ जर्नी है, तो जो हमको मतलब थोड़ा सा बैकफुट पे लेके आई। बट उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिला कि यार अगर आपने कोई चीज़ अपना पैशन स्टार्ट किया है और आप उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो तो आपको उसके पीछे लगे रहना, उसको क्विट नहीं करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके उसको करना ही है। सो फॉर 2 years वी हैव बीन जस्ट आवर मोटो वाज की फ्लोटिंग रहना है। क्योंकि आपने मरीन डिजास्टर्स की स्टोरी भी सुनी होगी कि लोग 10-10, 15-15 दिन तक फ्लोट कर रहे हैं, बट द रेस्क्यू केम। सो फाइनली द रेस्क्यू केम एंड नाउ वी आर डूइंग गुड बिजनेस। बहुत सारी दोस्त हैं, मित्र हैं जिन्होंने हमारी इस चीज़ में हेल्प करी और अभी तक सब अच्छा चल रहा है। ओके, इट वॉज रियली नाइस लिसनिंग टू यू रविंद्र जी। बीच में बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट मैंने आपको स्टॉप नहीं करा, लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ और थोड़ा व्यूअर्स के साथ आपकी जर्नी को लेके थोड़ा आगे जी। पहली बात, रविंद्र जी ने बोला BYOB, दैट इज़ बी योर ओन बॉस, और उन्होंने बोला कि मैंने सोचा कि अब अपने लिए कुछ करना है। आई थिंक सो कि हर किसी के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जब उसे लगता है कि यार मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। सेकेंड थिंग जो रविंद्र जी ने बोली कि यार मैं कुछ भी अगर अपने लिए करना है तो मैं कुछ भी कर सकता। आई कुड हैव गॉन इनटू एजुकेशन सेक्टर और समथिंग, बट मैं वो चीज़ करना चाहता था कि एक तो जिसका मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, तो दैट वाज, क्योंकि आप मरीन इंजीनियर हैं, मर्चेंट है, तो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कुछ करना चाहते थे। अब उसमें भी मुझे चलो पहले इनकी बात करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ इनको पता है कि इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इनको पता थी, बट इनको पता चली खुद। ये जब कॉलेज में गए थे हम लोग, तो जब पहली बार छुट्टी पे घर आए थे और हम उस टाइम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते थे, तो डेफिनेटली मेरे घर पे हम सब दोस्त मिले थे। तो उस टाइम पे भी इन्होंने मेरे पापा को इतने अच्छे से इम्प्रेस कर दिया था कि मेरे पापा आज तक याद करते हैं कि रविंदर ने बताया था कि टीवी को कैसे खोल के देख सकते हैं आप सेक्शनल ड्राइंग में, और इस तरह से। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव एन इम्प्रेशन ऑफ। ही इज गॉट फैंटास्टिक विजुअलाइजेशन। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बहुत अच्छी रहती थी, ही वॉज ऑलवेज वेरी गुड एट इट। तो जो चीज़ में अच्छे थे, जिस चीज़ को लेके पैशनेट थे, इन्होंने इसके अंदर ही अपना वजूद देखने की कोशिश करी, विच इज़ रियली गुड। थर्ड थिंग इज स्ट्रगल आई, कोविड आई, जब कुछ ठीक चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं होती, इवन जहाज़ पे भी, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती तब उसे कैसे फेस करते, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो मुझे अभी भी याद है कि जब कोविड आया तो येस देयर वर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स हैपनिंग एंड देन, बट इन्होंने बोला कि मैं फ्लोट कर रहा, दे मैनेज टू सर्वाइव, क्योंकि गेम सर्वाइवल का था, सर्वाइव करके टुडे दे आर डूइंग वेरी गुड अगेन बैक। अच्छा रविंद्र जी, ये सब चीज़ें मैं आपकी जर्नी से जाना, ये चीज़ अभी भी लोगों को क्लियर करनी है कि ये सी गियर मरीन सर्विसेज जो है आपकी,
या क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है इट इज़ अबाउट कि मर्चेंट नेवी के लोग क्या और कर सकते हैं, तो ये क्या करती क्या है, व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल? हमारा बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या है कि जैसे कोई भी शिप पे मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी आती है, ठीक है, अभी जब तक नॉर्मल रूटीन में चल रहा है, नॉर्मल आपका रिक्विजिशन है, नॉर्मल आपका सामान प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे एक क्लाइंट का रात को 9:30 बजे फ़ोन आया। क्लाइंट मतलब शिप ओनर या शिप मैनेजर का? हाँ, शिप मैनेजर का फ़ोन आया कि यार आपके पास डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर मिलेगा। तो हमने उन पहला क्वेश्चन था कि सर उसका हमको मेक मॉडल चाहिए। तो उन्होंने जो मेक मॉडल बताया था हमको, तो वो मेक मॉडल में कम से कम 4 महीने का लीड टाइम था। अभी आप इमेजिन करिए कि शिप यूएस जा रहा है, बेलास्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज आउट ऑफ ऑपरेशन, तो उसके लिए शिप मैनेजर के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसको क्लास से डिस्पेंसेशन लेना पड़ेगा, यूएससीजी से डिस्पेंसेशन लेना पड़ेगा, एंड यूएससीजी माइट अरेस्ट ऑल्सो, दे विल नॉट अलाउ द कार्गो डिस्चार्जिंग। अभी लोडेड शिप है, कार्गो डिस्चार्जिंग नहीं होगी तो यानी कि ऑफ फायर भी हो गया जहाज। तो हाउ मच ह्यूज लॉसेज आर गोइंग टू कम ऑन द शिप मैनेजर और शिप ओनर। तो हम लोग किस तरीके से पिक्चर में आते हैं, अभी उन्होंने जो मेकर है अल्फा लेवल को, उनको भी कांटेक्ट किया, तो अल्फा लेवल ने उनको 4 महीने का लीड टाइम दे दिया। तो हमने कहा सर आपके शिप पे जो फिटेड है मॉडल, आप मेरे को उसकी खाली डिटेल दे दीजिए, मेक और मॉडल नंबर क्या है। अभी जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो पैशन आप करते हो ना किसी चीज़ के लिए, तो रात को बैठ के 2 घंटे में मैंने उनको वर्कआउट करके दिया कि सर जो मेकर है उसने मान लीजिए आपके शिप पे लगाया है सीमेंस का, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीमेंस ही इकलौती कंपनी है जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर बनाती है। उसके अलावा और 4 कंपनियां हैं जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर बनाती हैं, एंड इट इज़ अ 1-to-1 रिप्लेसमेंट। तो 1-to-1 रिप्लेसमेंट हमने उनको 3 ब्रांड में कोट किया विच वर एक्स स्टॉक। मेरे पास सीधा 1-to-1 रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? 1-to-1 का मतलब ये रहता है कि जैसे जो स्पेसिफिकेशन उसकी है, जैसे इनपुट वोल्टेज है कि मेरे को 24 वोल्ट डीसी इनपुट वोल्टेज चाहिए, इसका भी 24 वोल्ट डीसी इनपुट है, 4 to 20 मिली एम्प्स आपका आउटपुट है, 4 to 20 मिली कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल भाषा में कि सिर्फ मेकर अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन ये मेकर आपको नहीं बताएगा। मेकर ने उसको डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का कुछ $8,500 के आसपास कोड दिया था, जिसका लगभग 10 लाख रुपए बन गया आज के 10 लाख रुपए आज की डेट में। 7 लाख के आसपास। वही हमने उनको $1,500 में दिया था, इंक्लूडिंग द एयर फ्रेट, और उसमें जहाज पे चला गया सामान। फिर उसके बाद वहाँ से चीफ इंजीनियर से सीधा सा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आया कि यार ये जो चीज़ है ये सेम नहीं है। तो हम लोगों के पास जो टेक्नीशियंस है, टेक्नीशियन ने फ़ोन किया सीधा यूएस में वीडियो कॉल से उनको बताया कि ये एकदम सेम है, इसका आप कैलिब्रेशन ऐसे ऐसे करके करिए। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि जैसे कोई भी आप नया मॉडल लेंगे तो नए मॉडल में आपको हमेशा उसको सिस्टम के यूज़र के हिसाब से आपको उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो वो कैलिब्रेशन भी हम लोगों ने करवाया और वो बराबर एकदम चल गया। तो यू कैन इमेजिन कि कितने $1,000 का लॉस उनका बचा है उस दिन। अब मैं इसको बड़े सिंपल सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। एक दिन के जहाज की कीमत जो एक दिन के होता है लगभग 10 से 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी जाती है। तो एक छोटी चीज़ खराब होने से लाखों रुपए का ओनर को नुकसान हो सकता है। तो अगर वो चीज़ चाहिए तो वो अगर आप प्रोवाइड करा पा रहे हो तो सोचिए आप मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ में उस शिप ओनर के लिए आप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बट अगला चैलेंज ये आता है सर, लिंक्स कि आप, एक तो अच्छी बात आपके साथ ये है कि आपने उस चीज़ की पढ़ाई करी है, तो जहाँ पर कोई एक नॉर्मल मरीन सर्विसेज वाला होगा बोलेगा अरे यार अल्फा लेवल का है तो अल्फा लेवल का ही चाहिए। सिंस यू आर पैशनेट अबाउट दिस थिंग सो यू विल अंडरस्टैंड द सिस्टम। आपने समझा, स्पेसिफिकेशन देखी, आपने बोला नहीं यार ये चीज़ होगी बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव गॉट एट द रैंक ऑफ चीफ इंजीनियर, एंड देन विद योर इनिशिएटिव यू गो एंड मेक दोज थिंग्स एट अ कट थ्रोट कॉस्ट ऑल्सो एंड डिलीवर इट ऑन टाइम एज वेल। बट ये जब चीज़ आपने शुरुआत करी थी सर, आप देहरादून के रहने वाले हैं, आप मुंबई शिफ्ट हुए, आप किसी को नहीं जानते थे, मैं जानता हूँ, इस तरह से ये जर्नी थोड़ा बताइए कि कैसे हुआ? सर ये जो डिसीजन है ये ऑल ऑफ अ सडन ही लिया गया, क्योंकि हम लोग, मैं आपको बताया कि फाउंडेशन ऑलरेडी बन गई थी 2-3 साल से कि यार मेरे को कुछ करना है। तो हम लोग ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे, तो एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने नॉर्मल जो स्टोर सप्लाई का काम होता है तो उन्होंने उसका काम स्टार्ट किया हुआ था। तो हम लोग वो कलकत्ता से काम कर रहे थे और उन्होंने
से बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे को काम समझाया कि यार ऐसे से काम है। तो हमारी ओवर द फोन ये डिस्कशन हुआ कि यार लेट्स गिव इट एट ए टेक्निकल टच, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल है वो हर कोई कर सकता है। देन हाउ यू विल एस्टेब्लिश योर मार्क इन द इंडस्ट्री, तो आपको कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा। तो वो एक्सेप्शनल करने के लिए हम मुंबई आए। मुंबई चूज करने का ये था कि एक तो हमारा जो टारगेट था, हमारे टारगेट थे फॉरेन क्लाइंट्स, हमारे टारगेट कभी भी इंडियन क्लाइंट्स नहीं रहे। तो मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, वेल नोन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और एक बिजी शिपिंग पोर्ट है, बहुत ही बिजी सी पोर्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 पोर्ट्स है, नावा शिवा है और मुंबई पोर्ट है। तो यहाँ से हमको चांसेस थे कि बिजनेस ज़्यादा आ सकता है। आज भी ऐसा होता है कि गूगल पे आप मान लीजिए किसी का शिप ओनर का जैसे लिंक्डइन है या फिर गूगल मैप पे भी कोई सर्च करते हैं, या फिर शिप पार्ट्स करके एक वेबसाइट है उस पर सर्च करते हैं, मरीन ट्रैफिक पे आप सर्च करते हैं, तो बहुत सारे जो अननोन जो न्यू शिप ओनर्स हैं जिनके फर्स्ट टाइम शिप इंडिया में आए हैं, तो वो लोग ऐसे सर्च करते हैं कि यार नियरेस्ट वेंडर कौन है। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन मिलता है हम लोगों को वो थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है। प्लस वेबसाइट के थ्रू भी उनको हमारी प्रोफाइल मालूम पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमने कहा कि यार ठीक है, आप कलकत्ता से ऑपरेट करो, मैं मुंबई से ऑपरेट करता हूँ। लेकिन मुंबई में फिर आए हम लोग, 6 महीना मैंने काम किया, 6 महीना करके देखा, पीजी में रहा, स्कूटर पे घूमा। अच्छा, पहले देहरादून से मैं जस्ट अपना स्कूटर लेके आया, फैमिली को बोला कि 6 महीना पहले मैं काम करके देखूंगा, अगर समझ में आएगा तो ही करेंगे। मेरा वेस्पा पीला वाला स्कूटर आपको मालूम है? मुझे मालूम है अच्छे से। उसी स्कूटर ने मेरा अभी तक साथ दिया है। जब कोविड भी आया था तो 5 मई को लॉकडाउन खुला था, 7 मई को मैं स्कूटर पे सवार था। तो ऐसे करके जस्ट मतलब ये हुआ कि कुछ एक्सेप्शनल करना है, और मुंबई में मार्केट प्लेस एक तो बहुत बड़ा है, तो यू कैन ईजिली अप्रोच द कंपनीज। जैसे बहुत सारे शिपिंग कंपनीज के ऑफिसेज भी हैं। तो मतलब बहुत धक्के खाए हैं अगर मैं ऐसा बोलूँ तो? बहुत धक्के खाए हैं। मुंबई का अभी भी आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा कितना जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सारी चीज़ें हैं, या फिर जो होलसेल के मार्केट है, एक एक वेंडर है जिनसे हम लोग सामान खरीदते हैं, उन सबसे मैं मिला हूँ पर्सनली। जा जाके मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए थे। मेरे पास एक कार्ड होल्डर है, उसमें कम से कम कुछ 1000-1200 कार्ड होंगे। तो सारे वेंडर्स के अगर मेरे को कोई कभी कुछ सामान नहीं मिलता है तो मैं अपना कार्ड होल्डर खोलता हूँ और जस्ट फ्लिप करना चालू करता हूँ, और उसमें से एक कॉन्टैक्ट अपने स्टाफ को दे देता हूँ कि ये सामान इसके पास मिलेगा। सो वो जो मेहनत तब करी थी काम आ रही है। जो वही चीज़ है कि अगर आप उस चीज़ के लिए पैशनेट होंगे तो आपको वो स्ट्रगल नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा कि यार ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेन चीज़ है। और फिर एक आपके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा रहती है कि चीज़ों को फाइंड आउट करने की, यार चीज़ होती कैसे है। जैसे अभी आप आए थे तो मैं आपको बोला कि एक जिंक प्लेटिंग का काम हो रहा है, तो अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार जिंक प्लेटिंग होता क्या है, ये तो केमिकल इंजीनियरिंग का काम है ये तो जिंक प्लेटिंग भी है। तो जैसे जैसे काम आता है तो हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उससे नॉलेज भी बढ़ता है। लेकिन ये कि हाँ ठीक है, अपने पर्पस का काम है तो हो जाता है। उसी चीज़ को लेके पीएलसी प्रोग्रामिंग भी सीखी मैंने। अच्छा, जो यूट्यूब से देख के। अच्छा फिर पीसीबी कैसे रिपेयर करनी है वो भी यूट्यूब से देख के, वो भी यूट्यूब से सीखी। पीसीबी आइडेंटिफाई है, तो अभी ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि हाँ इसमें ये कंपोनेंट्स फॉल्टी हो सकते हैं, इनको रिप्लेस करके और चलता है। तो जैसे वही सेम डॉक्टर वाला हाल होता है कि पहले वो आपको एक एंटीबायोटिक दे देगा कि बेटा खाओ 2 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट करना, ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप। तो सेम हमारा भी वैसे ही काम चल रहा है ट्रबल शूटिंग में। ओके, ये बताइए जब आपका इनिशियल फेज स्ट्रगल का चल रहा था, क्या कभी लगा यार कहाँ यार शायद गलत डिसीजन ले लिया है? क्योंकि जहाज़ पे आप एक अच्छी सैलरी आपने 8-10 साल करके आप बने थे उस चीज़ पे, और फिर आपने बोला कि अब यार वापस जीरो से शुरू कर रहा हूँ, तो कभी लगा नहीं यार कि मे बी यार आई हैव टेकन द रॉन्ग स्टेप स्पेशली ड्यूरिंग दोस? नहीं, वो उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, क्योंकि उस चीज़ में आपको जब आप अपने पैशन के लिए कोई चीज़ कर रहे हो तो आप वो सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हो। आपको लगता है कि यार नहीं, और मैं आपको बताया कि मैंने आपको अपने फैमिली को भी बोला था कि मैं 6 महीना काम करके देखूंगा। तो वो जो नॉर्मल हमारा हॉलीडे पीरियड होता है, तो घर पे छुट्टी मनाने की वजह मैं मुंबई आ गया, मुंबई खंगाला, धक्के खाए, काम समझ में आया, और जो वो काम जो रेगुलर था उसको एक थोड़ा सा टेक्निकल टच दिया, एक अपनी आइडेंटिटी बनाई, सारे क्लाइंट्स के बीच में गए, उनसे मीटिंग करी कि भाई हमारा इस टाइप का प्रोफाइल है, हम लोग ये सब काम करते हैं, कैटलॉग, पैम्पलेट वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग है, सारे टूल्स यूज़ किए, तो काम समझ में आया। फिर काम समझ में आया तो अभी उसको बिजनेस को इंक्रीज करने की बारी आई कि यार एक जो बिजनेस है उससे तो खर्चा चलने वाला है नहीं,
तो उसके लिए क्या रहता है कि आपको हमेशा अपने पास एक बैकअप लेके चलना पड़ता है। आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप चीफ इंजीनियर हो, आप अपनी फैमिली को एक कंफर्ट जोन में रखे हुए हो, उस कंफर्ट जोन से आपको उसको बाहर लेके आना है। मैं देहरादून में 3 फ्लैट होते हुए 3 BHK के घर में रहते हुए इधर मैं 1 BHK में शिफ्ट हुआ मुंबई में। तो उसमें आपका फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और फैमिली आपको सपोर्ट तभी करेगी जब फैमिली को आपका विजन क्लियर होगा कि यार ये बंदा क्या चाह रहा है, बेसिकली इसका क्या है। तो उस केस में मतलब मेरे को कभी डर नहीं लगा कि मैंने कभी गलत डिसीजन लिया है। यहाँ तो आई वुड से कि जो आपकी वाइफ है, ऑफकोर्स मेरी भाभी, शी हैज़ बीन अ बिग सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि वो बल्कि खुद आपको हेल्प करती हैं बिजनेस के अंदर, हर दिन आके 3 से 4 घंटे देने, 5 घंटे देने, घर से भी लग रहा है ना, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। कि अगर आपका पार्टनर ही आपको सपोर्ट कर रहा है आपके विजन में, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, देन तो आपको किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन चलो भाभी का मैं जानता हूँ, वाइफ का मैं जानता हूँ, व्हाट अबाउट पेरेंट्स, बिकॉज आप यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पर सारे नौकरी वाले रहे हैं, और आप मेरे ख्याल से, पता नहीं आई डू नॉट नो पहले हो कि नहीं हो, बट बिजनेस में घुसे हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ तो रेजिस्टेंस रहा होगा। तो हाउ डिड यू कोप अप? नहीं, रेजिस्टेंस नहीं था उनकी तरफ से खाली क्वेश्चनिंग थी। हाँ, कि काम चल रहा है। अच्छा। तो बस हमेशा आज भी वो क्वेश्चन आता है 3 साल के बाद, आके ऑफिस घूम के गए, सारी चीजें देख के गए, सब कुछ देख के गए, सारा सब कुछ देखा उन्होंने, फिर भी अभी भी आज भी क्वेश्चन है ना, काम चल रहा है ना? मैंने कहा हाँ चल रहा है, आप लोगों के आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे पापा मेरे से नहीं पूछते काम चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरे पापा मुझे सीधा कहते हैं की कर रहे हैं, इतनी बढ़िया नौकरी चार्ज दी। सो एंड आई बिलीव व्हाट ही सेज इज राइट। कि देखिए, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, अभी व्हेन यू वर गोइंग थ्रू दिस स्ट्रगलिंग फेज, बीच में क्योंकि भाभी बहुत अच्छा संभाल रही थी, यू वेंट ऑन शिप फॉर सम 6 months। 6 months के लिए मैं गया था, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि अभी हम लोगों का जो बिजनेस है वो क्रेडिट पे चलता है। हाँ, तो क्रेडिट में के बिजनेस में आपका पैसे का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो कोविड भी आ गया बीच में, हम लोगों ने 6 महीने का बिजनेस किया, कोविड भी आया, फिर उसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट। तो एक बुक में मैंने पढ़ा कि आपको जो आज मिल रहा है वो उसकी वजह से मिल रहा है जो आप आज तक करते आए हो। अगर वो आपको नहीं चाहिए तो वो करना छोड़ दो, आप कुछ और अलग करो, बिकॉज इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट then you have to do something different। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मैंने और वाइफ ने फिर डिसाइड किया कि, मैंने कहा यार इतने में तो नहीं होगा, क्योंकि मुंबई में कहते हैं कि सब लोग खेलना है तो बड़ा गेम खेलो, बड़ा छोटे मोटे से नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। तो फिर हम लोगों ने एक हार्ड डिसीजन लिया, वाइफ को कन्विंस किया, वाइफ ने सपोर्ट किया कि 6 महीने के लिए शिप पे जाते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल होते हैं, थोड़ा स्टेबल हो जाता है, अग्रीड। एक ब्रेक लेते हैं बिजनेस से, आप भी और मैं भी बैठ के डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो जब मैं 6 महीना शिप पे था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेस से बाहर था, हमारा बिजनेस चालू था, लेकिन जो हमारे रेगुलर आइटम्स हैं, जो हम लोग एक्स्टॉक रखते हैं, उन्हीं का काम चालू था। तो ये था कि हमने मार्केट से अपनी आइडेंटिटी गायब नहीं करी। फ्लोटिंग, इट वॉज फ्लोटिंग, सीगर मरीन सप्लाईज वॉज देयर, बट मैं 6 महीने के लिए यूएस से चला गया था। मैं खाली व्हाट्सएप पे काम करता था, मेल्स पे रिप्लाई करता था, और बाकी पूरा जो भी इंचार्ज थी मेरी वाइफ थी, वो पूरा काम देख रही थी। 6 महीने में हम लोगों ने एक नया गेम प्लान बनाया कि हमने कहा यार ये स्ट्रैटेजीज ऐसे ऐसे हैं, ये हम लोगों ने पास्ट में हम लोगों ने ये सारी मिस्टेक्स करी हैं, गलतियाँ करी हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने पूरा प्लान रिवैम्प किया। तब हम लोगों को क्योंकि सोचने का टाइम मिलता तो आदमी को अपनी मिस्टेक्स भी मालूम पड़ती हैं, तो मालूम पड़ा कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया पास्ट में। तो वो ब्लंडर को सुधारने के लिए अभी क्या करना चाहिए वो चीज़ भी सोची। ग्रेट। कुछ कहते हैं कि बुक्स से नॉलेज मिलती है, बुक्स पढ़नी चालू करी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बुक्स से बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी कि एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स करके, या सर मैंने पढ़ी नहीं है, बट मेरी लाइब्रेरी में पढ़ी है, बताइए। एटॉमिक हैबिट्स में बताए गए कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो। तो आप उठते कैसे हो, आपका डेली रूटीन क्या है, आप उठते ही फ़ोन चेक करते हो कि नहीं करते हो, या फिर आप अपने लिए टाइम देते हो कि नहीं देते हो, आप दिन में 10 मिनट योगा करते हो कि नहीं करते हो, आप एक पूरा दिन बिना फ़ोन के रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ट्राई करी, और उन चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ फॉलो करने की। तो उनसे ये हुआ कि आपका जो
इनर डेवलपमेंट है जो वो बढ़ा तो आपका विजन बढ़ता है, बेसिकली आपका माइंड काम होता है, पीसफुल रहती है आपकी लाइफ, एंड देन यू स्टेप बाय स्टेप यू गो फॉर ए सक्सेस जर्नी। तो अभी तक तो जो प्लान हम लोगों ने सेटअप किया था तो वो चल रहा है, एंड लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द फ्यूचर। सो इफ आई, मैं जो समझाऊँ आप मुझे बताइए रविंद्र जी, मैं गलत समझाऊँ। फर्स्ट थिंग, जब ज़रूरत पड़ी तो मर्चेंट नेवी, मतलब लगा, देखिए मेरे लिए भी ना मर्चेंट नेवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि जब हमें लगा कि एक ब्रेक लेना चाहिए तो एक बैकअप का काम किया कि चल यार 6 महीने का ब्रेक लिया। जब वो 6 महीने का ब्रेक लिया तो रोजी रोटी वापस एक थोड़ा बैकअप आ गया कि चल यार एक थोड़ी सांस लेने की चीज़ बनी। सेकेंड थिंग, मर्चेंट नेवी क्या थी सर, आपको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिला। जहाज पे रह के आपको बहुत टाइम मिलता है सोचने का, क्योंकि यहाँ पर तो एक नॉइज रहती है, आप नहीं चलता, आपका फ़ोन चलाते, जैसे मैं जैसे बैठा हूँ कम से कम 3 बार आपका फ़ोन पहले ही बजा है, लगातार बजता रहता है, जहाज पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो जब वो 6 महीने मिले, मुझे लगता है कि यू कुड थिंक अ लॉट कि क्या गलतियाँ करी, क्या अच्छाइयाँ कर सकते थे, एंड वॉट, एंड नाउ यू हैव कम रिजुविनेटेड, एंड आई होप स्काई इज़ द लिमिट। मैं माता रानी से दुआ करता हूँ, आज हमने वीडियो यहाँ बनाया और माता रानी दुआ करता हूँ 5 साल बाद, चलिए 3 साल बाद, एक इतने बड़े पॉश ऑफिस में, जुहू में कहीं पर नहीं, बेलापुर से बढ़िया जो अंधेरी में कहीं पर हम एक बहुत बढ़िया उसमें वापस वीडियो बनाएं और एक सक्सेस स्टोरी को अलग रूप में शेयर करें। प्लीज़ मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट अ सक्सेस स्टोरी, दिस इज़ अ स्ट्रगल जर्नी। हम दोनों ने साथ साथ स्ट्रगल करना शुरू करें, वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। बट ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को समझ में आए कि स्ट्रगल इज़ इंपॉर्टेंट, और इसी से बाहर निकलना भी है तो कभी घबराइएगा नहीं, अकेले आप नहीं है, बहुत सारे निकल के कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत 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 सारे कामयाब हो चुके हैं। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मेरी तरफ से, रविंद्र जी की तरफ से, जय माता दी। जय माता दी। जय माता।